मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान और बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको यूपी टेट के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, सी टेट के लिए पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ सुपर टेट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी अदर टेट की तैयारी करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, तो विदाउट स्किप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेग के कितने प्रकार हैं, या गिलफोर्ड ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं। तो गिलफोर्ड ने संवेग के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है प्राथमिक संवेग, दूसरा है द्वितीयक संवेग और तीसरा है कृत्रिम संवेग। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता अवसरों की व्यवस्था करके, दूसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, तीसरा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके, चौथा है एक व्याख्यान देकर। तो व्याख्यान तो आपको देखते ही कट कर देना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस है। प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए व्याख्यान का कोई मतलब नहीं है, ये निगेटिव सेंस में आता है। और तीनों ऑप्शन आपको देखने में सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर को उपलब्ध करा के। कोई बच्चा है, उसको किसी चीज़ को समझने या जानने में कठिनाई होती है, तो शिक्षक उसको सहज व आसान तरीके से अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के उसकी मदद कर सकता है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है मुखावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष का समय होता है। दूसरा गुदावस्था, 2 से 4 वर्ष का समय होता है। तीसरा है लिंगावस्था, जो कि 4 से 6 वर्ष का समय होता है। चौथा सुप्तावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष का समय होता है। और पांचवा है जननेंद्रिय अवस्था, जो कि 13+ का समय होता है। इन्होंने फ्रायड ने जो मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, इसमें से पहला अवस्था मुखावस्था 0 से 2 वर्ष का जो होता है, इसमें बच्चे की काम वासना, काम उत्सुकता और काम वासना की जो पूर्ति होती है, उसको बच्चा अंगूठा चूसकर या माता के द्वारा स्तनपान करके पूरा करता है। इनकी दूसरी अवस्था जो है गुदा अवस्था, 2 से 4 वर्ष का जो होता है, इसमें जो बच्चा है वो मलमूत्र त्याग करना सीख जाता है। तीसरी अवस्था, जिसको इन्होंने लिंगावस्था कहा है, जो कि 4 से 6 वर्ष का समय होता है, इसमें बच्चों में ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ओडिपस ग्रंथि वो होती है जो लड़कों में पाई जाती है, यानी कि जो बालक होते हैं उनका ओडिपस ग्रंथि की वजह से जो अपनी माता के प्रति झुकाव, लगाव, प्रेम ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से बालिकाओं का अपने पिता के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है। ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास जो है इस लिंगावस्था में होता है। चौथा है सुप्तावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष का समय होता है। इसमें जो है बच्चा भावनाओं को समझना और उसे व्यक्त करना अच्छे से सीख जाता है। और जो 5वीं अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था, उसमें बालक की जन्म शक्ति का विकास होने लगता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये सुपर टेट के प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है लखनऊ, चौथा है कानपुर। तो जो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, जन्म से पूर्व अवधि है, या फिर मध्य बाल्यावस्था है। तो बच्चे का जो भाषा अर्जन एवं विकास होता है, उसकी सबसे संवेदनशील जो अवधि है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था को मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नॉम चोम्स्की के अनुसार बच्चा वाक्य बनाना किस अवस्था में, यानी कि किस एज में सीख जाता है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। नॉम चोम्स्की के अनुसार मतलब कि जो बच्चा है वो बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष का जो बाल्यावस्था का समय होता है, उसमें भाषा का विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। बच्चा कठिन शब्दों को बोलना सीख जाता है और वाक्य बनाना भी सीख जाता है इस अवस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि, पहला है किंडरगार्टन विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है खेल विधि, चौथा है उपयुक्त सभी।
दोस्तों जो किंडर गार्डन विधि है इसके जो संस्थापक हैं, मतलब जिन्होंने इसको दिया है, वो हैं फ्रोबेल। किंडर गार्डन विधि के जनक फ्रोबेल हैं। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, जिसकी जनक है मारिया मॉन्टेसरी। ये तो सबको पता होगा, खेल विधि। इसके जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक। और जो एक और विधि है जिसका नाम है डाल्टन विधि, उसके जो जनक हैं उनका नाम है हेलेन पार्कहर्स्ट। खेल विधि के हैं हेनरी कोल्डवेल कुक, और डाल्टन विधि है उसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है हेलेन पार्कहर्स्ट। और इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि उपयुक्त सभी। एक छोटे बच्चे के लिए ये सभी विधियां जो हैं वो उत्तम विधि हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे की संरचना कौन सी है? पहला है अवलोकन अधिगम, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है प्रबलन, चौथा है स्कीमा। तो जीन पियाजे का जो संबंध है वो स्कीमा से है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष का समय होता है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का समय होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष का समय होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 में। ये कोलकाता के विश्वविद्यालय में हुई थी। 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता इसके संस्थापक थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि पूरे विश्व में जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो कहाँ, कब और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जो मनोविज्ञान की पहली, मतलब विश्व स्तर पर जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी वो 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग शहर में, लिप्जिग विश्वविद्यालय में विलियम वुंड के द्वारा खोली गई थी। और भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1916 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता के द्वारा खोली गई थी कोलकाता विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। ऑप्शन है स्टेनले हॉल, दूसरा है स्किनर, तीसरा है फ्रायड, चौथा है पावलोव। तो ये कथन है स्टेनले हॉल का। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है टिचनर, दूसरा है टॉलमैन, तीसरा है मैकडूगल, चौथा है स्काउट। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कहा है टिचनर ने कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह अधिगम का किस प्रकार का स्थानांतरण है? कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, वो बाइक को या स्कूटर को सहज चलाना यानी आसानी से चलाना सीख जाता है, तो ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण है, धनात्मक स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है, या लंबवत स्थानांतरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी कि पहले का अधिगम जो है वो बाद के अधिगम में सहायता देता है या मदद करता है, तो वह अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो साइकिल चलाना पहले से जानता था और स्कूटर चलाने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वो आसानी से सीख गया, तो ये अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण है। अगला प्रश्न है, तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक कुछ भी बना सकता हूँ, यह कथन किसका है, किसने कहा है इसे? पहला ऑप्शन है वॉटसन, दूसरा है हल, तीसरा है गुथरी, चौथा है पावलोव। मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, उसे चोर भी बना सकता हूँ, ये कथन है वॉटसन का, जिसको मनोविज्ञान का व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं।
व्यवहारवाद का चुनाव। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है फ्रोबेल, दूसरा है पेस्टोलॉजी, तीसरा है वाटसन, चौथा है प्लेटो। तो शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, ये कहा है पेस्टोलॉजी ने। अगला प्रश्न है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? जब कोई छोटा बच्चा, कोई शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचता है तो ये इंद्रियजनित स्तर है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर है, मूर्त संक्रियात्मक स्तर है या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर है। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि इंद्रियजनित स्तर है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, पहला है आनुवांशिकता और पर्यावरण, दूसरा है चिंतन और कल्पना, तीसरा है समायोजन और बुद्धि, चौथा है रचनात्मक और मौलिकता। दोस्तों, ये जो थॉर्नडाइक हैं ये अमेरिका के एक पशु मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। मुख्य नियमों में इनका नियम है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या इसे ही परिणाम का नियम भी कहते हैं। और गौण नियम में इनके 5 नियम थे। पहला था बहु प्रक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और पांचवा था सहचर्य क्रिया का नियम। इन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया था, यानी कि यशार्थ थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, अरे इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चिंतन और कल्पना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन है जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? जिसके ऑप्शन है संरचनावाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है सृजनशीलतावाद, चौथा है क्रियाशीलतावाद। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि सृजनशीलतावाद। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है होल्ट्जमैन, तीसरा है वाटसन, चौथा है मुर्रे। यहाँ पे आप मार्गन कर लीजिएगा। मार्गन और मुर्रे ने मिलकर इस सिद्धांत को दिया था। टीएटी, जो टीएटी है इसका फुल फॉर्म है थ्रीमेटिक अपर्सेशन टेस्ट। इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी और इसमें जो कार्डों की संख्या थी वो थी 30 कार्ड थे टोटल, जिसमें 10 कार्ड पे मेल्स मतलब कि पुरुषों के चित्र थे, 10 पे महिलाओं के थे और 10 जो है वो मिक्स थे। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास का नियम किसने दिया है? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा है पावलोव, चौथा है कोहलर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने 3 मुख्य नियम में पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम दिया था और इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे। इन्होंने एसआर थ्योरी दिया था, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत और बालू का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? कौन सा युग्म यानी जोड़ा है जो सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? पहला ऑप्शन है पावलाव व हल, दूसरा है टॉलमैन व गुथरी, तीसरा है हल व गुथरी, चौथा है सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, टॉलमैन व गुथरी हैं जो कि पुनर्वलन को सीखने में महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक प्रभावशाली शिक्षिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, बच्चों को उत्तर रटने के लिए बोलना,
तीसरा है प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना। चौथा है बच्चों को अधिक से अधिक गृह कार्य देना। ये बिल्कुल गलत है। इसमें बच्चों को अधिक से अधिक गृह कार्य देना, छोटे बच्चों को अधिक गृह कार्य नहीं देना है। दूसरा है बच्चों को उत्तर लिखने के लिए बोलना, ये भी गलत है, निगेटिव सेंस आ रहा है। और इसमें है उत्तर, पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, ये भी है। इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना जो है एक प्रभावशाली अध्यापिका का गुण है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन है शिक्षक से, दूसरा है शिक्षार्थी से, तीसरा है कक्षा कक्ष वातावरण से, चौथा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है वो शिक्षक से भी है, विद्यार्थी से भी है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी है। अगला प्रश्न है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? सामूहिक संप्रत्यय, जो सामूहिक अचेतन है उसका संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? जिसके ऑप्शन में है पावलॉव, दूसरा है यूंग, तीसरा है फ्रायड, चौथा है थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी कि यूंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को लिखने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे में किस प्रकार का विकार है। कोई एक औसत बुद्धि का बच्चा है, वो लिखने में कठिनाई महसूस करता है, जैसे कि वो गिनती लिख रहा है तो 2 को उल्टा बना दे रहा है, बार बार 3 को उल्टा बना दे रहा है, कितना भी बताने पर वो बार बार उल्टा ही बना दे रहा है, या फिर यम को डब्लू या डब्लू को यम बना दे रहा है, तो उसमें कौन सा विकार है? पहला जो है ऑप्शन वो है पठन अक्षमता, जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। दूसरा है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया। तीसरा है गणितीय अक्षमता, जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। चौथा है डिस्मॉर्फिया। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो तो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी कि लेखन अक्षमता जो है डिस्ग्राफिया। बच्चे के अगर लिखने में उसको लिखने संबंधी विकार है तो डिस्ग्राफिया जाएगा। अगर वो गणित के सवालों को समझ नहीं पाता है, हल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए डिस्कैलकुलिया रहेगा। और अगर वो उसको पढ़ने में, जैसे वो डब्लू को यम, यम को डब्लू पढ़ता है, उल्टा पढ़ता है, तो वहाँ पे पठन अक्षमता यानी पठन संबंधी विकार होगा, जिसके लिए डिसलेक्सिया होगा। डिस्मॉर्फिया जो है वो एक मानसिक विकार होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन है बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में, दूसरा है शिक्षण विधि के चयन में, तीसरा है छात्रों को अभिप्रेरित करने में, चौथा है पशुओं में। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है किसमें उपयोगी नहीं है, आपको नहीं ध्यान में रखना है। तो बालकों की मानसिक अवस्था का पता लगाने में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है शिक्षक विधियों के चयन में, ये भी सही है। तीसरा है छात्रों को अभिप्रेरित करने में, ये भी सही है। तो इसका जो ये गलत है, और यही इसका राइट ऑप्शन होगा, पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है। अगला प्रश्न है बाल विकास में मानसिक योग्यता पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बाल विकास में जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जिसके ऑप्शन है जॉन डीवी, वाटसन, C.H. हल या स्किनर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, मनोवैज्ञानिक नहीं है वो है जॉन डीवी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है असामान्य मनोविज्ञान, दूसरा है औद्योगिक मनोविज्ञान, तीसरा है आर्थिक मनोविज्ञान, चौथा है खेल मनोविज्ञान। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन जो है वो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसमें से ये तीनों मनोविज्ञान के श्रेणी में यानी क्षेत्र में आते हैं, और ये जो आर्थिक मनोविज्ञान है वही नहीं आता है। अगला प्रश्न है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह किसका मत है या किसका कथन है? बच्चे अपनी वृद्धि व विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, यह कथन है बांडूरा का,
पावलाव का, स्किनर का या मैस्लो का? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। मैस्लो ने कहा है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा जो है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व, अभिप्रेरणा या प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखकर छात्र अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, दूसरा है शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, तीसरा है इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, या बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर देना। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि क्या नहीं है, यहाँ पे निगेटिव सेंस में पूछा है, तो इसमें से कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना ये तो सही है, शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना ये भी बिल्कुल सही है, इसमें है बालकों को अपने कार्य में सफल होने के लिए अवसर प्रदान करना ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता यानी कि लड़ाई पैदा करना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। दोस्तों ये थे आज के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।